गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट। आज हम आपकी एनसीईआरटी की बुक का पेज नंबर 42 स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। ठीक है। बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं, यानी बैंक में आप जो पैसा जमा करा के आते हैं उसका क्या करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि बैंक उसका क्या करते हैं। यहाँ पर जो बैंक है वो क्या करते हैं। बैंक जो पैसे आप जमा करते हैं, यानी कि जो जमा करता है, जमा कौन है, जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा, वो बैंक में अपना पैसा बाकी का जो ज़रूरत का नहीं है सेव करने के लिए बैंक में जमा कर देता है। ठीक है। और बैंक क्या करता है कि अपने बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नगद के रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है कि किसी भी दिन आप पैसा निकलवा सकते हैं। ठीक है। चूँकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नगद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतनी नगद से आराम से चल जाता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या बताया गया है बेटा, इसमें क्या कहा गया है कि जो लोगों की ऋण से संबंधित आवश्यकता, एक होता है जमाकर्ता, ठीक है बेटा, और एक होता है ऋणकर्ता। ऋणकर्ता वो है जिसको पैसे की आवश्यकता होती है, जो जिसकी ज़रूरत को पूरा करने का काम बैंक करता है। और बैंक के पास पैसे कहाँ से आते हैं, जमाकर्ता के पास से आते हैं। जैसे कि आपके पास किसी काम को करने के लिए पैसा आया, उसमें प्रॉफिट हुआ है, तो आपको जितनी ज़रूरत है उतना पैसा आपने अपने पास रखा, लेकिन बाकी पैसा आपने क्या किया, बैंक में जमा करा दिया। अब बैंक क्या करेगा कि उस पैसे का कुछ हिस्सा तो अपने पास रखेगा कि आप न जाने कब निकलवा लें, और कुछ हिस्सा क्या करेगी कि जिस व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है उसको ऋण के रूप में आपका जमा किया हुआ जो पैसा है वो ऋण के रूप में उस ऋणकर्ता को उपलब्ध करा देगी। ठीक है। और उसके बदले में ऋणकर्ता बैंक में ब्याज जमा कराएगा। ठीक है। बैंक उसके ऊपर ब्याज लगा देता है, और जो जमा करता है, जिसने अपनी पूंजी बैंक के अंदर जमा कराई है, बैंक उसको भी ब्याज देता है। ठीक है। उसको ब्याज देता है, और जो ऋण करता है उससे ब्याज लेता है। ठीक है। तो जो बैंक है वो दोनों के बीच में क्या हुआ, मध्यस्थ। क्या हुआ, मध्यस्थ हुआ, यानी कि दोनों के बीच में दोनों की हेल्प करने वाला। ठीक है, मध्यस्थ। ठीक है। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। तो अभी आपको पता लगा कि जो बैंक होती हैं वो क्या काम करते हैं। ठीक है। जमाकर्ता की पूंजी को अपने पास जमा करते हैं, सिक्योर करते हैं, बदले में उनको ब्याज देते हैं, और जो ऋण करता है उनको ब्याज पे रुपए देते हैं। अब इन दोनों के बीच में, यानी कि ब्याज देने और लेने के बीच की जो काम है वो कौन करता है, बैंक करता है। और इन दोनों से ही जो बैंक है वो अपनी आमदनी निकालता है। ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप अपनी स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं, ये बैंक है। तो यहाँ पर लोग जो हैं वो जमा कर रहे हैं पैसे, और यहाँ पर जो कर्जदार हैं वो कर्ज ले रहे हैं बैंक से। यहाँ पर लोग धन निकालते हैं और ब्याज पाते हैं, यहाँ पर लोग ऋण लौटाते हैं और ब्याज देते हैं। ठीक है बेटा। तो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, दोनों तरह से दिखाया गया है। दूसरा देखें, साख, क्योंकि मुद्रा और साख दो आपका जो चैप्टर का नाम था उसमें मुद्रा हमने क्लियर कर लिया, अब हम साख पे आ गए हैं। हमारी रोज़मर्रा की गतिविधियों में बहुत से ऐसे लेन देन होते हैं जहाँ किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ऋण यानी कि उधार से हमारा तात्पर्य है कि हम उधारकर्ता से उधार ले रहे हैं, जहाँ साहूकार हो सकता है, ज़मींदार हो सकता है जिससे आप कर्ज ले रहे हैं, और कर्ज लेके आप जो है कर्जदार को धन, वस्तुएं और सेवाएं मुहैया करा रही हैं, और बदले में कर्जदार से क्या करने हैं कि वो आपको भुगतान, आपकी फसल जब तैयार हो जाएगी तो वो आपको ही भुगतान करेगा।
जैसे कि आप अपने देख सकते हो कि जैसे अभी हमारी धान की फसल है, धान की फसल हमारी लगी हुई है। जब ये धान की फसल पक के तैयार हो जाएगी तो उसमें खर्च करने के लिए हमने बैंक से भी ऋण लिया है। उसके बजाय हमने जो हमारे साहूकार हैं उनसे भी हमने ऋण लिया है। हमें दवाई की ज़रूरत है, हमें दवाइयों की ज़रूरत है, खाद की ज़रूरत है, बीज की ज़रूरत है, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आया? साहूकार से आया। और इसके बदले में हम क्या करेंगे, जब हमारी धान की फसल पक के तैयार हो जाएगी तो हम अपनी सारी फसल जो है वो साहूकार के पास डाल देंगे। अब साहूकार ने जितने पैसे हमें जब फसल उपजाने के लिए दिए थे उसका ब्याज लगा के अपना ब्याज जो है वो अपना ब्याज काट के और आपकी फसल का जितना पैसा होगा वो आपको वापस कर देगा। ठीक है, तो उसमें मान लो कि 3 लाख की आपकी फसल बिकी है, 3 लाख में से 1.5 लाख की जो है आपकी जो खर्चा है हो गया है, उसमें ब्याज वगैरह आपने चुकता कर दिया है और 1.5 लाख रुपए आपके पास बच गया है। तो उस 1.5 लाख रुपए से आप क्या करेंगे, अपनी ज़रूरत की कुछ वस्तुएं खरीदेंगे और अगली फसल की तैयारी करेंगे। अगली फसल का जो बीज खाद आएगा आप उसके लिए उसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप साख के मतलब कि जब आपकी फसल तैयार होती है, फसल का 6 महीने में जब उत्पादन होता है तो आप उस साख पर उस समय की पाबंदी जो आपके ऊपर थी उसके अनुसार आप अपना कर्ज जो है वो लौटा देते हैं। जैसे सविता है, स्वप्ना है, स्वप्ना की एक समस्या है कि वो साहूकार से पैसे ले लेती है। ठीक है, और वो उसको कहती है कि ठीक है मैं समय पे तुम्हारा जो कर्ज है वो लौटा दूंगी जैसे ही मेरी फसल पक के तैयार हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फसल पर क्या होता है, कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कती है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। साहूकार कर्ज लौटाने में स्वप्ना जो है वो असफल रहती है। ठीक है, और साल के अंदर यह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है। अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वह अपना कर्ज वापस कर सके। वह कर्ज में फंस जाती है, उसे कर्ज को चुकाने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। तो इस तरह से आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे त्यौहार का मौसम है, यहाँ पर सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है, उसे कच्चा माल भी खरीदना है। यह दूसरा उदाहरण है। इन सभी को पूरा करने के लिए सलीम 2 स्रोतों से ऋण लेता है। चमड़ा व्यापारी को चमड़ा भी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। दूसरा, वह बड़े व्यापारी से 1000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नकद कर्ज लेता है तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुँचाने का वादा करता है। महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है, उसे अच्छा खासा लाभ होता है। वह उधार लिए धन की अदायगी भी कर देता है। देखा आपने कि अगर आप समय पर आप अपना काम पूरा कर पाते हैं, यानी कि साल में जो आपने ऑर्डर लिया है वो ऑर्डर आप टाइम टू टाइम पूरा कर पाते हैं तो साख के ऊपर आपको प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन अगर आपकी फसल इस तरह से ख़राब हो जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बैंक से अगर स्वप्ना कर्ज लेती तो बैंक के पास आपको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, आपको प्रॉफिट होता। आपकी अगर एक बार फसल ख़राब हो गई है तो आप अगले साल अपना ब्याज जो है ब्याज भर के बैंक के जो पैसे हैं वो धीरे धीरे करके चुका सकते थे, लेकिन साहूकार से लेने के कारण उसको बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा। अब वो उसकी जो फसल है वो ख़राब हो गई, अगले साल वाली भी ख़राब हो गई है, जिसके कारण अब उसको नुकसान उठाना पड़ा और उसको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी। ठीक है, तो इस तरह से जो बैंक से ऋण लेता तो स्वप्ना को ज़्यादा फ़ायदा होता। ठीक है, तो अब ऋण की शर्तें देखें। हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। यानी कि अगर आपने 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से अगर आपने पैसे लिए हैं मान लो, तो आप 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से ही साल में जब आप
रकम की अदायगी करेंगे तो ये ब्याज जो 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से आपने लिया है, ये ब्याज भी आप जो है साहूकार को लौटाएंगे। ठीक है। तो इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋणाधार यानी गिरवी रखने के लिए की मांग कर सकता है। समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे कि भूमि हो गई, आपकी ज़मीन का टुकड़ा हो गया, आपका मकान हो गया, आपकी गाड़ी हो गई, पशु हो गई। बैंक के अंदर अगर आपने कोई पूंजी जमा करा रखी है तो उसके ऊपर आपने कर्ज ले लिया। ठीक है। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल वो उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता, यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। संपत्ति जैसे कि जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋणाधार के आम उदाहरण हैं, जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप अपना मकान लेने के लिए भी ऋण लेते हैं, आप अपनी फसलों के उत्पादन के लिए भी ऋण लेते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप ऋण लेते हैं। जैसे मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया। इस कर्ज पर ब्याज की वार्षिक दर 12% है। इस कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाना है। मेघा को बैंक में कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़े। बैंक नए घर के सभी कागज ऋणाधार के रूप में रख लेता है, जिन्हें मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जाएगा। तो इस तरह से आप अपने मकान को के जो कागजात हैं उनको बैंक जो है अपने पास रख लेता है। आपका कोई व्हीकल है उसको रख लेता है। इसके बाद क्या होता है कि अगर आप सरकारी जॉब में हैं तो आपकी जॉब का जो रिकॉर्ड होता है, सैलरी का जो रिकॉर्ड होता है, वो बैंक अपने पास रख लेता है। ठीक है। तो इस तरह से ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। ओके बेटा।